Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 10th of February 2019. तो 10 फरवरी 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. Before we start, these are the questions for you today. The first question is Muhuri, a transnational river, flows between India and which of the following countries? तो मुहूरी रिवर इनमें से किस कंट्री के साथ फ्लो करती है इंडिया के बीच में? ऑप्शंस आर म्यांमार, बी बांग्लादेश, सी नेपाल या डी पाकिस्तान. क्वेश्चन नंबर 2 इज रोटावैक एंड रेबीज शील्ड वैक्सीन इज कंसर्न्ड विद. तो रोटावैक और रेबीज शील्ड वैक्सीन इनमें से किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शंस आर tuberculosis, Japanese encephalitis, C hepatitis B and D none of the above. Question number 3 is in which of the following countries a Tamil is a major language? तो तमिल इनमें से किस कंट्री में एक मेजर लैंग्वेज है? ऑप्शंस आर ए म्यांमार, बी इंडोनेशिया, सी मॉरिशियस या डी सिंगापुर. So these are the three questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. If you do not know the answer, please Google it out and then answer the questions. Okay. सो फ्रेंड्स, टुडे इज संडे, देयरफॉर देयर विल बी टू न्यूज़पेपर्स. आप सबको पता है कि दो न्यूज़पेपर हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आइटम्स है वैसे. सो वी विल कंप्लीटिंग बोथ द न्यूज़पेपर्स, दोनों न्यूज़पेपर शुरू करेंगे. एंड एक चीज़ और कि आफ्टर द वीडियो, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक. और पहले भी आप लाइक कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि वीडियो खत्म होने का वेट करें. तो पसंद आए तो लाइक करिएगा, एंड अगर ज़्यादा पसंद आए तो आप कमेंट भी करिएगा. ओके, so let's start with the news analysis part. The first news is regarding श्रीलंका and India ties. Okay, तो राजपक्षा जो थे वो बोल रहे थे और इंडिया श्रीलंका टाइज के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली. जो मेजर पॉइंट है उनको बता देता हूँ कि उन्होंने जो बात की बेसिकली वो स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल रिलेशंस की बात की है. देखो, पीपल टू पीपल रिलेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन. आप किसी भी कंट्री के बीच में अगर इंडिया का रिलेशन पूछा जाएगा तो आप ये पॉइंट जरूर लिखेगा, रिलेशन रिगार्डिंग द पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट. मतलब जो लोग हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सके, क्योंकि तभी आपके कल्चरल टाइज बढ़ेंगे. और जब आपका कल्चरली टाइज आपके स्ट्रांग रहेंगे तभी जाके आपके दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल बाकी टाइज स्ट्रांग होंगे. तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप दैट वन कंट्री नीड्स टू डेवलप विद द अनदर कंट्री. दूसरी जो बात की उन्होंने, वो बात की उन्होंने सिविल सर्विसेज में रिलेशंस की. मतलब बाकी आपका लेजिस्लेचर में रिलेशन हो सकता है, दो कंट्रीज के एडमिनिस्ट्रेशन में, मिनिस्ट्रीज में रिलेशन हो सकता है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बेसिकली एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जो कि पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है एट द ग्राउंड लेवल, उनका रिलेशनशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो सिविल सर्विसेज में रिलेशनशिप की बात भी राजपक्षा ने की है. उसके रिगार्डिंग उन्होंने बोला कि देयर नीड्स टू बी सम इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म. जैसे कि अगर आपको पता हो तो बांग्लादेश के जो कुछ सिविल सर्विसेज के जो सेलेक्टेड ऑफिसर्स रहते हैं उनकी ट्रेनिंग इंडिया में होती है. तो उसी तरीके से कोई प्रोग्राम की व्यवस्था की जाए ताकि इंस्टीट्यूशनल लेवल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो एक दूसरे के कंट्रीज़ के साथ जुड़ सके. सो फॉर दैट रीज़न ऑल्सो महिंद्रा राजपक्षा हैज़ पिच्ड. तो ये दो चीज़ें महिंद्रा राजपक्षा ने बोली है, इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया. नाउ इंडिया रिबर्ट्स चाइना ऑन मोदीज विजिट टू अरुणाचल प्रदेश. तो अभी रिसेंटली आपको पता है कि मोदी जी की जो विजिट है अरुणाचल प्रदेश, उसके रिगार्डिंग चाइना ने बहुत चीज़ें बोली. अब अरुणाचल प्रदेश एक हमेशा डिस्प्यूट में रहता है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश इज बेसिकली चाइना के अनुसार वो उनकी कुछ टेरिटरी में आता है. जो तवांग वाला रीजन है, तवांग मोनेस्ट्री का रीजन जो है, वो बोलते हैं कि वो उनका पार्ट है. और इंडिया ने हमेशा उसमें अपनी सॉवरेनिटी को किया है, बहुत ज़्यादा असर्टिव वे में किया है कि दैट इज़ अवर पार्ट. तो वही चीज़ है अभी भी. इसके पहले ये जब दलाई लामा का इशू हुआ था और जो करम्पा का इशू हुआ था, वो भी उसी से रिलेटेड था कि उन्होंने बोला कि आप नहीं जा सकते अरुणाचल प्रदेश के उस रीजन में, तवांग मोनेस्ट्री में आप नहीं जाओगे. तो ये सारी चीज़ें बार बार उठती हैं. तो याद रखिएगा कि ये डिस्प्यूट है. बेसिकली अक्साई चिन वाला जो रीजन है वो पहला बॉर्डर है जो कि हम चाइना के साथ शेयर करते हैं. दूसरा अरुणाचल प्रदेश रीजन में, यहाँ तवांग मोनेस्ट्री के पास का जो रीजन है. ओके, सो द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटीग्रल एंड इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया, एंड दिस इज व्हाट इंडियंस हैव असर्टेड अगेन एंड अगेन, कि हमने हमेशा असर्ट किया है. और चाइना ने इसके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें की, जैसे क्योंकि उन्होंने मैप में अरुणाचल प्रदेश को खुद का हिस्सा दिखा दिया था, उन्होंने वहाँ पे कॉइन्स रिलीज कर दिए थे. तो ये सब बार बार चाइना की जो ट्रिक्स रही हैं कि ये दिखाने के लिए कि इट इज़ देयर पार्ट. तो हमेशा चाइना ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी गतिविधियाँ करता रहता है. नाउ लेप्रेसी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ आइटम है. तो लेप्रेसी के केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, एंड द राइज in the number of recorded leprosy cases from 86,147 to 90,709. तो 90,000 तक ये बढ़ चुके हैं 86,000 से. और इंडिया को लेप्रेसी फ्री डिक्लेयर किया गया था इन 2005 में इंडिया को लेप्रेसी फ्री डिक्लेयर किया गया था. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी क्या करेगा ना, आपको यूपीएससी स्टेटमेंट देगा, दे विल गिव यू स्टेटमेंट्स, एंड पहला स्टेटमेंट यही रहेगा कि इंडिया वाज डिक्लेयर्ड लेप्रेसी फ्री इन 2010.
अब जैसे ये स्टेटमेंट दिया, अब आपको ये पता है कि हाँ इंडिया को लेप्रोसी फ्री डिक्लेयर किया गया था, बट अगर आपको ईयर नहीं पता है तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप हो सकता है उसको ट्रू बोलते हैं, लेकिन वो फॉल्स रहेगा क्योंकि 2010 नहीं बल्कि 2005 में उस इंडिया को लेप्रोसी फ्री घोषित किया गया था। सो इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड लेप्रोसी फ्री इन 2005, बट नाउ इट इज बिकमिंग वन ऑफ द हॉटस्पॉट फॉर दिस डिसीज। ओके, तो पहले हम लेप्रोसी फ्री डिक्लेयर किए गए, बट नाउ वी आर बीइंग कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट हॉटस्पॉट फॉर दिस लेप्रोसी डिसीज। ओके, एंड WHO, that is World Health Organization, has set the goal of 0 children with leprosy and deformities by 2020। तो जो WHO ने टारगेट सेट किया है वो 2020 का टारगेट सेट किया है कि 2020 तक हमको लेप्रोसी फ्री करना है, मतलब 0 चिल्ड्रन विद लेप्रोसी होना चाहिए एंड डिफॉर्मिटीज होनी चाहिए, एंड लेस देन 1 पेशेंट पर मिलियन फॉर अदर न्यूली डायग्नोस्ड पेशेंट्स। तो ये टारगेट किसका है? WHO का टारगेट है। 2020 तक की उसने डेडलाइन सेट की थी, ये WHO का है, ये याद रखेगा। कुछ अदर फैक्ट्स बता देता हूं मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है इस बीमारी से रिलेटेड या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेप्रोसी इज बेसिकली कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया नेम्ड एज माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नाम का बैक्टीरिया है जिसके कारण ये डिसीज होती है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं पे आपका यूपीएससी का मिल जाता है हमको। जो क्वेश्चन है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज लेप्रोसी? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो वहां पे आपको याद रखना कि इट्स द बैक्टीरिया दैट कॉजेज लेप्रोसी एंड द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। नाउ इट इज आल्सो नोन एज हैंसेंस डिसीज, इसको हैंसेंस डिसीज भी कहा जाता है। एंड द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर दिस डिसीज ऑन एन एवरेज इज 5 years। जो इंक्यूबेशन पीरियड है इस डिसीज का मिनिमम वो 5 years है। और इन सम केसेस द सिम्टम्स मे अकर विद इन 1 year ऑल्सो, बट इन सम केसेस इट कैन टेक अप टू 20 years ऑल्सो। मतलब सिम्टम्स आने में कभी कभी 20 साल लग जाते हैं। तो ये इसका जो यही है कि इसका जेस्टेशन पीरियड, इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज इट इज 5 years। तो जो एवरेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 5 सालों का है। तो ये भी याद रखिएगा, दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स। ओके, ये स्किन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, स्किन को इफेक्ट करता है। So these are the news items from the front page. Now you can move to the next pages. Now Prime Minister Modi to inaugurate National War Memorial on 25th February। तो नेशनल वॉर मेमोरियल जो है वो आपका इनॉग्रेट किया जाएगा 25th February को। Now it is constructed to honor the martyrs post independence। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो मार्टियर्स हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, उन लोगों के लिए एज अ सिंबल ऑफ ऑनर, एज अ सिंबल ऑफ मतलब आप ट्रिब्यूट की तरह पे कर रहे हैं। तो बेसिकली फॉर दैट रीजन दिस नेशनल वॉर मेमोरियल विल बी इनॉग्रेटेड ऑन 25th February। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको याद रखिएगा। और ये कहाँ पे इनॉग्रेट होगा? ये न्यू दिल्ली में ही इनॉग्रेट होगा। दिस विल ऑल्सो बी इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली ओनली। और इसके अंदर एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। वंस इनॉग्रेटेड द NWM, दैट इज नेशनल वॉर मेमोरियल, विल बी यूज्ड फॉर गार्ड ऑफ ऑनर फॉर ऑल द नेशनल इवेंट्स, एंड इंडिया गेट विच हाउसेस द अमर जवान ज्योति विल बी यूज्ड फॉर रेजिमेंटल इवेंट्स एंड विजिटिंग डिग्निटरीज। तो रेजिमेंटल जो इवेंट्स हैं उनके लिए जो गार्ड ऑफ ऑनर होगा उसको AJJ में किया जाएगा, यानी कि जो अमर जवान ज्योति है जो अभी जल रही है। और दूसरा जो नॉर्मल गार्ड ऑफ ऑनर फॉर नेशनल इवेंट्स है उसके लिए आपका नेशनल वॉर मेमोरियल का यूज किया जाएगा। तो बेसिकली ये न्यूज़ आइटम आपको याद रखनी है। ओके, एंड 25th February को इनॉग्रेट किया जाएगा नेशनल वॉर मेमोरियल। कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में है। तो दैट इज द न्यूज़ विच इज इंपॉर्टेंट। नाउ यू कैन मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम। आगे की तरफ मूव करते हैं, आप भी मेरे साथ मूव करिए, काफी ज्यादा मजा आएगा आपको पूरा पेपर पढ़ने में। देखो संडे का पेपर ऐसा है ना कि मजा आता है पढ़ने में, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी न्यूज आइटम्स मिलते हैं। तो किसी दिन का हम तो देखो नहीं छोड़ते हैं यार, मैं इसीलिए नहीं छोड़ता हूँ क्योंकि हर दिन की न्यूज इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत स्कीम आप सबको पता है, कुछ स्टेट उनमें से बाहर है जिनमें से दिल्ली एक है। उसी के ऊपर ये न्यूज आई थी कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज डिप्राइविंग मिलियंस फ्रॉम द सेंटर से स्कीम। अब देखो यही रीजन मैंने आपको एक बार पहले ही बताया था कि आयुष्मान भारत से कुछ स्टेट्स क्यों बाहर हो रहे हैं, क्योंकि सेंटर ऐसे पोर्ट्रे कर रही है जैसे कि पूरी की पूरी सेंट्रल स्कीम है। जबकि मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि 40% जो फंड आएगा इसमें वो आएगा स्टेट गवर्नमेंट से। तो आपने पूरा इसको दिखाया इस तरीके से जैसे कि पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, पूरा सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है, बट ऐसा है नहीं एक्चुअली में। तो आपको स्टेट गवर्नमेंट्स को भी उनका ड्यू शेयर देना चाहिए था। यही रीजन है कि वेस्ट बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, तेलंगाना हो, इन्होंने बोला कि हम बाहर रहेंगे। तो ऐसे कुछ स्टेट्स है जो कि इस स्कीम से भी बाहर हैं, एंड उन्हीं के ऊपर ये न्यूज आइटम है। नाउ यू कैन मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम। आगे के पेजेस में आप मेरे साथ मूव करते रहिए। ओके, वन बाय वन वी विल बी कंप्लीटिंग द इंटायर न्यूज़ पेपर। सेकेंड पेपर भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दो जैन मॉन्क्स पार्टिसिपेटिंग इन द थोरना महोत्सव। तो अगर आपसे कोई पूछता है पहली चीज़ कि थोरण महोत्सव या थोरना महोत्सव, आई डोंट नो कि व्हाट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो जो आप में से जैन भाई लोग हैं वो एग्जैक्टली बता सकते हैं कि क्या बोलते हैं थोरना महोत्सव। तो बेसिकली यहाँ पे महामस्तकाभिषेक होगा अभी रिसेंटली, ये 4th महामस्तकाभिषेक होगा जो धर्मस्थल में किया जाएगा। तो इसके बारे में पूरी चीज़ आपको बताता हूँ एक एक करके। लेट्स सी हियर।
ना महामस्तकाभिषेक जो महोत्सव है, इट इज एन अनॉइंटिंग सेरेमनी ऑफ द स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बाहुबली। तो ये जो महामस्तकाभिषेक है ना, ये अनॉइंटिंग सेरेमनी किसकी है? ये लॉर्ड बाहुबली की है। बाहुबली कौन थे? ही वॉज द सन ऑफ ऋषभनाथ। ओके, ही वॉज द सन ऑफ ऋषभनाथ हु वॉज द फर्स्ट ऑफ द 24 जैन तीर्थंकराज। तो आप सबको पता है कि जैनों में 24 तीर्थंकराज हैं, जिसमें से पहले जो थे वो ऋषभनाथ थे, उनके जो पुत्र थे वो थे बाहुबली। ओके, बाहुबली वॉज द सन ऑफ ऋषभनाथ। ओके, एंड ये 10 दिनों का फेस्टिवल होता है महामस्तकाभिषेक का, एंड ये कर्नाटका के धर्मस्थल में होता है, कर्नाटका के धर्मस्थल में, ये याद रखेगा। एंड इस बार ये अभी 9 फरवरी से शुरू है। इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज ग्रैंड कॉन्सिक्रेशन, इसको ग्रैंड कॉन्सिक्रेशन भी कहते हैं। इट इज परफॉर्म्ड वंस इन एवरी 12 ईयर। जो महामस्तकाभिषेक ये महोत्सव है, थोरना महोत्सव, महामस्तकाभिषेक महोत्सव, ये हर 12 साल में एक बार होता है, हर 12 साल में एक बार होता है, और ये चौथी बार है जब ये हो रहा है। इट इज द 4th टाइम व्हेन इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड। इसके अलावा कब कब हुआ है? 1982, 1995, 2007 और अब जाके ये 2019 में हो रहा है। ओके, तो ये ईयर्स भी याद रखेगा, 1982, 1995, 2007, और ये धर्मस्थल में हो रहा है। धर्मस्थल कर्नाटका में है। तो अगेन अ फैक्ट, धर्मस्थल इज इन कर्नाटका। तो मुझे लगता है कि मैंने 10 से 12 क्वेश्चन के लगभग आपको यहाँ फैक्ट दे दिए हैं। 10 से 12 फैक्ट्स इसमें ऐसे हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। ऋषभनाथ का फैक्ट, फर्स्ट तीर्थंकर का, 24 तीर्थंकर, बाहुबली किसके बेटे थे, ये सब अलग अलग तरीके से आ सकता है क्वेश्चन। ओके, और चौथी बार हो रहा है, कब कब हुआ है? 1982, 95, 2007, 2019, ये फैक्ट्स भी याद रखेगा। ओके, हर 12 साल में होता है। इसके अलावा एक पदाभिषेक होता है, मतलब पैर जो धोने वाली सेरेमनी है, पद यानी पैर होते हैं, पदाभिषेक कहा जाता है इसको। दिस इज हेल्ड एवरी ईयर। तो ये स्टैच्यू में हर साल होता है, लेकिन जो महामस्तकाभिषेक है वो हर 12 साल में एक बार होगा। ओके, तो दीज आर द फैक्ट्स। और श्रावण वेलागोला भी कर्नाटका में, वहाँ भी गोमटेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बाहुबली का स्टैच्यू है, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये धर्मस्थल की बात करें, धर्मस्थल इज ऑल्सो इज इन कर्नाटका ओनली। तो ये सारी न्यूज आइटम देखो इंपॉर्टेंट है, और बैकग्राउंड में इसलिए बताता हूँ ताकि आपको पता रहे। नाउ इंडिया सेट टू ओवरटेक पाकिस्तान इन द नंबर ऑफ हज पिलग्रिम्स। ओके, तो हज में जाने वाले लोगों में इंडिया इज सेट टू ओवर नंबर, ओवरटेक पाकिस्तान इन द हज पिलग्रिम्स। मतलब हज पिलग्रिम्स में जाने वाले लोगों में अब इंडिया जो है वो पाकिस्तान को ओवरटेक करने वाला है। एंड एक और अच्छी बात ये कि 50% ऑफ द एप्लीकेशंस जो आई हैं हज के लिए वो इंडिया में विमेन के थ्रू आई है। ओके, तो 50% ऑफ द एप्लीकेशंस आर फ्रॉम द विमेन मेंबर्स। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक और फैक्ट इसमें यह था कि देर हैज़ बीन अ राइज इन द नंबर ऑफ विमेन विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द पिलग्रिमेज विदाउट अ महरम, यानी मेल कंपेनियन। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है महरम। महरम का मतलब क्या होता है? जो हज में मेल कंपेनियन होता है, जो कि विमेन को असिस्ट करता है, उनके साथ रहता है, उसको महरम बोलते हैं। तो बहुत सारी विमेन इस बार ऐसी हैं, उनके नंबर बढ़ गए हैं, जो लोग बिना किसी महरम के या बिना किसी मेल कंपेनियन के हज में जाएंगे। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। ये भी दिखाता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपावरमेंट हो रहा है विमेन का, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओके, तो महरम ये टर्म याद रखेगा, मेल कंपेनियन जो कि असिस्ट करता है आपको हज में जाने के लिए या इन सब कुछ चीज़ों के लिए। एक और फैक्ट था कि हज में जाने वालों के लिए जो जीएसटी था उसको रिड्यूस किया गया था फ्रॉम 18% टू 5%। ओके, 18% से घटा के जीएसटी 5% किया गया था, उसका भी काफ़ी एडवांटेज मिला। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। और 2 कंट्रीज, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा 2 लाख लोगों ने लगभग एप्लीकेशन दी थी और पार्टिसिपेट करेंगे। पाकिस्तान में लगभग 1,84,000 पीपल पार्टिसिपेट करेंगे, और अभी तक इंडिया में 1,75,000 ऑलरेडी पार्टिसिपेंट हो चुके हैं। एंड वी आर एमिंग टू सुपरसीड पाकिस्तान दिस ईयर, दिस इज हैज़ बीन रिटन। देखो अभी हमने सुपरसीड किया नहीं है, बट वी आर एमिंग। लेकिन इसके अलावा जो मैंने फैक्ट्स बताए आपको हज का, तो वो याद रखिएगा। ओके, और हज के लिए अपन जाते कहाँ पे हैं? मक्का, सऊदी अरेबिया, विच इज़ द होलिएस्ट सिटी ऑफ फॉर द मुस्लिम्स। ओके, तो मक्का सऊदी अरेबिया में, वहाँ पे पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो मैंने फैक्ट्स बताए वो आप लिख सकते हैं। 50% से ज़्यादा की जो एप्लीकेशंस हैं वो विमेन मेंबर्स हैं। महरम जो वर्ड है वो अपने आप में एक क्वेश्चन हो सकता है, तो उसको याद रखिएगा। स्वाइन फ्लू राजस्थान में से फैला हुआ है, बहुत सारे लोग की जान भी जा रही है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। H1N1, H1N1 अगर पूछे कोई तो वो भी याद रखिएगा, है ना, पूछ सकते हैं कौन सा स्ट्रेन है, क्या है। नाउ यू कैन मूव टू द नेक्स्ट पेजेस। आगे की तरफ मूव करते हैं। लेप्रेसी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सिटीजनशिप बिल के बारे में आपको पता है ना, सिटीजनशिप बिल जो 2016 में आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। तो ऐसे लोग जो कि परसिक्यूशन को छोड़ के नॉन मुस्लिम्स कैटेगरी के 6 कम्युनिटीज हैं बेसिकली, हिंदूज, क्रिश्चियंस, जैन्स, बुद्धिस्ट, पारसीज, सिख, ये
छह कम्युनिटी के लोग हैं जो कि परसिक्यूशन से भागे हुए लोग हैं फ्रॉम 3 कंट्रीज बेसिकली। वो 3 कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इन कंट्रीज से वो निकले हुए लोग हैं। और 31 दिसंबर 2014 का जो कट ऑफ डेट है, द कट ऑफ डेट इज 31 दिसंबर 2014 सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। तो ये भी याद रखेगा, ये कुछ फैक्ट्स हैं और इसके लिए बहुत सारा विरोध भी हो रहा है, स्पेशली इन द आसाम रीजन। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे जो एनआरसी लिया गया है वो 1971 तक का लिया गया है। मतलब जो 1971 है उसको कट ऑफ ईयर माना जा रहा है फॉर द इलीगल माइग्रेशन, और आप 2014 तक के लोगों को अलाउ कर रहे हैं। तो वही चीज़ है कि दोनों क्लैश कर रही, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रही एक दूसरे को। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इशू बन के आ रही है। बट प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल और ये बिल्कुल राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बिल है। ओके, Now push for a generous rehab scheme for Naga cadres. Now Home Affairs Ministry, जो Ministry of Home Affairs है, उसने एक डिटेल्ड एंड जेनरस रिहैबिलिटेशन कम सेटलमेंट स्कीम बनाई है फॉर द NSCN IM। NSCN IM देखो क्या था, NSCN 2 ग्रुप में बटा था। जो NSCN है उसका है नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ये 2 ग्रुप में बटा था, एक तो खापलांग ग्रुप था और दूसरा आपका इजाक मोहिवा ग्रुप था। तो इजाक मोहिवा जो IM ग्रुप है ना, NSCN IM, ये ग्रुप जो था इसने एग्रीमेंट किया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ इन 2015, जिसको नागा पीस अकॉर्ड बोलते हैं। ये सब 2015 में इन्होंने किया इजाक मोहिवा ग्रुप में। ओके, तो ये एक थोड़ा कम वायलेंट ग्रुप था और इसने जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके साथ एग्रीमेंट करने के लिए एग्री किए थे। तो उनके लिए एक रिहैबिलिटेशन कम सेटलमेंट स्कीम की बात की है होम मिनिस्ट्री ने। तो याद रखिएगा, NSCN IM जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इजाक मोहिवा, और दूसरा जो ग्रुप है वो खापलांग ग्रुप है। ओके, तो वो भी याद रखिएगा, NSCN के जिसको बोलते हैं खापलांग। ओके, तो ये वैसे ये 2 लीडर्स थे बेसिकली। इजाक मोहिवा लीडर था, खापलांग भी अलग लीडर था उस समय जब पहले NSCN था केवल। तो फिर ये 2 डिवाइड हो गए, एक ने वायलेंट एक्टिविटीज करना शुरू कर दी, दूसरे ने थोड़ा थोड़ा निगोशिएट करना शुरू किया। तो तब जाके ये पीस अकॉर्ड हुआ 2015 में। ओके, तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। नाउ यू कैन मूव टू द नेक्स्ट पेजेस। आगे की तरफ अपन मूव करते हैं। कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज हो तो देख लेते हैं। यहाँ पे है अर्थक्वेक्स हैपनिंग एट पालघर। नाउ बेसिकली पालघर कहाँ पर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लोकेटेड अराउंड 70 किलोमीटर फ्रॉम पालघर एंड ऑपरेटेड बाय गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च। ओके, तो ये एक तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया आपका। ये महाराष्ट्र में है, ये जो पालघर है बेसिकली वो महाराष्ट्र में, स्टेट का नाम याद रखेगा कि महाराष्ट्र में है, थोड़ा गुजरात से दूर है नियर बाय, एंड महाराष्ट्र में लोकेटेड है पालघर। याद रखेगा, महाराष्ट्र पालघर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे बहुत सारे क्वेक्स होते हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। एक तो है अर्थक्वेक स्वार्म। क्या होता है, व्हाट इज अर्थक्वेक स्वार्म? दिस इज द टर्म विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। दैट इज पैटर्न ऑफ सेवरल स्मॉल अर्थक्वेक्स अकरिंग इन अ ब्रीफ टाइम विंडो। बहुत छोटे से टाइम विंडो में जब बहुत सारे अर्थक्वेक्स आ जाएं तो उसको बोलते हैं अर्थक्वेक स्वार्म। तो एक ये टर्म याद रखेगा, दिस इज अ टर्म विच वी कैन लर्न फ्रॉम दिस न्यूज आइटम। इस न्यूज आइटम में हमको ये टर्म मिलता है। अर्थक्वेक स्वार्म क्या होता है, SWARM। तो अर्थक्वेक स्वार्म का मतलब होता है स्मॉल, मतलब सेवरल स्मॉल अर्थक्वेक्स occurring in a brief time window। okay, occurring in a brief time window, that is known as earthquake swarm। तो ये एक टर्म है। दूसरा आपको हाइड्रोसिस्मिसिटी मिलेगी। हाइड्रोसिस्मिसिटी क्या का मतलब क्या होता है, जो फिजर्स होते हैं, जो आपके गैप्स बन जाते हैं, दर्रे बन जाते हैं, उसमें कभी कभी वाटर अंदर चला जाता है। पानी जब अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे पानी जब फ्रैक्चर्स में अंदर चला जाएगा तो दे विल रेज द प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर को बढ़ा देंगे और वहाँ से फिर आपका टेंशन शुरू होगा। तो दैट इज द हाइड्रोसिस्मिसिटी, वहाँ से हाइड्रोसिस्मिसिटी का जन्म होता है। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। वैसे अर्थक्वेक के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, आप मेरे को एक बार लिख कर बताइए। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक? दिस हैज बीन गिवन इन NCERT। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल, प्लीज डू आंसर दिस ऑल्सो। अर्थक्वेक के टाइप्स कितने होते हैं? ओके, तो एक मैन मेड अर्थक्वेक भी होता है जिसको बोलते हैं अपन रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक भी बोलते हैं। तो ये सब चीजें आप एक बार ढूंढ के लिखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके मेंस में पूछा जा सकता है। तो आप एक बार इसको बताइएगा मेरे को जरूर। ओके, उड़ान स्कीम के बारे में आपको पता है ना, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम। ये उड़ान 3.0 भी शुरू होने वाली है, जो और ज़्यादा जो अनकनेक्टेड रीजन है उनको कनेक्ट करेगा। ये न्यूज़ आइटम उसी के ऊपर थी कि नॉर्थ ईस्ट में क्यों श्रिंक कर रहा है, वहाँ पे क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ की रगड टोपोग्राफी है, लोग वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। प्लस दूसरे जो आपके प्रोवाइडर्स हैं जो इस तरह के स्पाइस जेड और ये लोग हैं, तो ये ज़्यादा वहाँ पे अपने ऑपरेशंस को बढ़ाना नहीं चाहते। तो ये सारे रीजन्स है जो वहाँ पे वेदर भी वहाँ पे अनसर्टेन रहता है। तो ये सारी कंडीशंस है जो कि वहाँ पे काफ़ी कठिन बना देती हैं आपकी इन चीज़ों को। Now the table that defines chemistry turns 150। very important news item, very important news item। बहुत प्यारी न्यूज़ लगी मुझे ये। मतलब इसमें देखो बाकी की न्यूज़ भी आज बहुत प्यारी थी, मैं इसलिए बोलता हूँ संडे का न्यूज़पेपर जो छोड़ रहे हैं ना वो बिल्कुल समझ लो आधी तो वो मिस कर रहे हैं। बहुत प्यारी न्यूज़ है इसमें। देखो कितने फैक्ट आपको मिलेंगे, मैं स्टार्ट करता हूँ। ना तो पीरियोडिक टेबल आप सबको पता है, जिसने साइंस पढ़ी है, 9th भी अगर आपने क्रॉस किया तो आपको पीरियोडिक टेबल पता होगी, बिल्कुल पता होगी, है ना। इट हैज़ टर्न्ड 150 ईयर्स नाउ इन 2019। 2019 में 150
साल हो गई है इसको। क्यों? क्योंकि जो पहली टेबल थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स की है, वो दिमित्री इवानोविक मेंडलीव ने बनाई थी 17 फरवरी 1869 को। 17 फरवरी 1869, 1869। 1869 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर इंडिया। इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये आप बताइएगा, ठीक है। ये चलो एक ये पजल टाइप का क्वेश्चन देते हैं कि 1869 में एक और अच्छा इवेंट हुआ था, कोई और बहुत महान व्यक्ति पैदा हुए थे जो कि टर्निंग पॉइंट रहेगा इंडियन हिस्ट्री का। तो आपको बताना है वो व्यक्ति कौन थे। ओके, दिस इज अनदर पजल क्वेश्चन फॉर यू। मस्त क्वेश्चन है ना। तो लेट्स रीड मोर अबाउट दिस नाउ। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स जो बेसिकली आई वो दिमित्री इवानोविक मेंडलीव ने लाई 17 फरवरी 1869 को। Now UNESCO have decided to celebrate 2019 as the International Year of the Periodic Table of Chemical Elements। जो उन्होंने यूनेस्को ने डिसाइड किया है कि 2019 को सेलिब्रेट करेंगे एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये भी मिला। पहला हमको दिमित्री मेंडलीव इवानोविक मेंडलीव वाला पॉइंट मिला 1869 का कि उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी। नाउ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है, वो भी एक फैक्ट मिलेगा। देखो, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंटोइन लेवोइजियर इन 1789। ये पहला ट्राई किया था इन्होंने पीरियोडिक टेबल का। ओके, एंटोइन लेवोइजियर, ही वाज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, इन्होंने ट्राई किया था। तो ये भी एक बहुत अच्छा फैक्ट अपने को मिल गया। चलो आगे की तरफ मूव करते हैं। देयर आर नियरली 118 एलिमेंट्स एज पर नाउ। अभी लगभग 118 एलिमेंट्स हैं वहाँ पे, एंड दे आर ऑल सेटअप पुट इन द पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन द पीरियोडिक लॉ। उनको पीरियोडिक लॉ मतलब वो कुछ एटॉमिक नंबर और ये रिपीटिशन का है ना, 2, 8, 8, 16, 32, इस तरह से जो वैलेंसी और ये सब करके निकाला जाता है, उसके बेसिस में 118 एलिमेंट्स हैं, उनको पुट किया गया है और पीरियोडिक टेबल में अभी। और पीरियोडिक लॉ फॉलो होता है। द लॉ विच इज फॉलोड इज कॉल्ड एज द पीरियोडिक लॉ। ओके, फिर आपका मेंडलीव के जो कंट्रीब्यूशन था उसके लिए जो एलिमेंट नंबर 101 है। देखो कितने प्यारे फैक्ट है, मतलब इतने अच्छे फैक्ट आपको एक साथ साइंस की बुक में भी नहीं मिलेंगे जितने आपको एक साथ यहाँ मिल रहे हैं। तो एलिमेंट नंबर 101 जो 101 101वां एलिमेंट है, उसको मेंडलीवियम कहा जाता है। एमडी उसका जो सिंबल होता है वो एमडी होता है और उसको मेंडलीवियम बोलते हैं। दिस इज फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ मेंडलीव, उनके रिस्पेक्ट पे ये लिखा गया है। तो ये भी याद रखिएगा। दीज आर द फैक्ट्स विच वर देयर फ्रॉम दिस न्यूज आइटम। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम था। आई होप अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी चीजों के बारे में और कैसे पूछता है यूपीएससी उसके बारे में भी। ओके, फेक न्यूज कुड बी इंजीरियस टू हेल्थ। बिल्कुल सही बात है, फेक न्यूज इंजीरियस है। जैसे आपने देखा गूगल के जो इंजीनियर थे उनकी तो जान ही चली गई। तो सिर्फ इंजीरियस टू हेल्थ नहीं, बिल्कुल आपकी जान भी जा सकती है फेक न्यूज के कारण। तो वही वो सारी पॉइंट है। सो यू कैन मूव टू द सेकेंड न्यूज पेपर नाउ। सॉरी, सो दिस इज द सेकेंड न्यूज पेपर नाउ। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट कि हैव किल्ड नियरली 1713 पीपल, 373 पैकीडर्म। तो जो पैकीडर्म होते हैं पहले उसका मतलब देख लेते हैं। पैकीडर्म का मतलब होता है जो थिक स्किन्ड एनिमल्स होते हैं, जो मोटी चमड़ी के जो एनिमल्स होते हैं ना, जैसे कि एलिफेंट, उनको बोलते हैं पैकीडर्म। और ये ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत बार न्यूज़ में आ चुका है कि जो एलिफेंट कॉरिडोर्स है उसको फ्री नहीं रखा जा रहा है। क्योंकि देखो जो ह्यूमंस हैं दे आर बेसिकली इंक्रोचिंग अपॉन एवरीथिंग। ह्यूमंस को रहने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए, पॉपुलेशन उनकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। अब क्या है कि वो कहाँ इंटर कर रहे हैं, जहाँ पे एनिमल्स का राज था, जहाँ एनिमल्स रहते थे, बेसिकली हम उनके घरों में इंटर करना शुरू कर चुके हैं। सो दैट इज द थिंग विच हैज़ इंक्रीज दिस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट या ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, एक तरह से आप बोल सकते हो। सिर्फ एलिफेंट नहीं है, आपने रिसेंटली बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी देखी जहाँ पे जैगवार्स, लेपर्ड्स, ये सारे लोग घरों में घुस रहे हैं, शहरों में घुस रहे हैं। तो इनमें उसकी कोई गलती नहीं, उन जानवरों की गलती नहीं, अभी भी हमारी ही गलती, क्योंकि हमने अगर उनके घर में इंटर किया है तो दे विल इंटर इनटू आवर हाउसेस। क्योंकि हम अगर उनका घर ले लेंगे तो उनके पास रहने की जगह नहीं रहेगी। वेयर डू यू थिंक कि वो कहाँ रहेंगे? क्या उनको रहने का अधिकार नहीं है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो दीज आर द इवेंट्स विच हैव इंक्रीज द ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। इसका जो मेजर रीजन है वो है अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन। वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर दिस इज अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन। देखो, अर्बनाइजेशन होना किसी भी कंट्री के लिए अच्छी बात है, डेवलपमेंट का प्रतीक है। बट अनकंट्रोल्ड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन जो होता है ना, वो हमेशा खतरे की घंटी हो जाता है। अनप्लान्ड एंड अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको इस न्यूज आइटम से लेना है। नाउ इलेक्ट्रोक्यूशन ऑफ द एलिफेंट इज अ पर्टिकुलर कॉज फॉर कंसर्न इन मैनेजिंग द इंडियाज एलिफेंट पॉपुलेशन। जो सबसे बड़ा रीजन है डेथ का, पैकीडर्म्स का, वो है इलेक्ट्रोक्यूशन में बिजली की झटके, या तो पानी में कहीं तार गिरा हुआ है, या फिर आपका बिजली जो रेलवे लाइंस होती हैं वहाँ उनके कारण बहुत सारी डेथ होती हैं। तो ये बहुत बड़े रीजन है। तो अगर गवर्नमेंट को पता है कि मेजर रीजन कहाँ पर आ रहा है, तो हमको कोशिश ये करनी है कि हमको रीजन को रेक्टिफाई करें। अगर इस तरह से खुले तार हैं तो ओवरहेड लाइन या अंडरग्राउंड लाइंस का यूज किया जाए। तो इस तरीके से काम करना चाहिए ना अपने को। तो अपने को अगर प्रॉब्लम पता है तो आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं।
अब यहाँ पे वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल भी दिया गया है कि वेस्ट बंगाल में बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे डेथ हुए, ह्यूमंस भी बहुत सारे अपनी लाइफ खोए। अब यहाँ पे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बेसिकली इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर है, इट्स अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इट वॉज फाउंडेड इन 1961। कब बनी थी? 1961 में बनी थी। एंड बेसिकली यहाँ पे फिर इस तरह से बता देता हूँ ना। ओके, 1961 में बनी थी एंड इट इज वर्किंग फॉर द वर्किंग इन द फील्ड ऑफ वाइल्डरनेस प्रिजर्वेशन एंड द रिडक्शन ऑफ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो ह्यूमन का इम्पैक्ट जो है वो वाइल्ड लाइफ पे ना पड़े और वाइल्ड लाइफ का जो है वो थोड़ा फ्री रहे, ताकि अपने नेचुरल इकोसिस्टम में ग्रो कर सके। बेसिकली इसको प्रिजर्व करने के लिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर काम करती है। एक रिपोर्ट ये निकालते हैं, इसको बोलते हैं लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। तो एक रिपोर्ट निकालते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, जिसका नाम है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट एंड इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर एवरी 2 years सिंस 1998। तो हर 2 साल में ये निकाल रहे हैं रिपोर्ट। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर एवरी 2 years में हर 2 साल में निकाल रहे हैं सिंस 1998। अर्थ आर एंड डेट फॉर नेचर स्वैप कैंपेन हैव बीन लॉन्च्ड बाय WWF। 2 कैंपेन्स हैं जिनका नाम है अर्थ आर प्लस डेट फॉर नेचर स्वैप कैंपेन्स। ये 2 कैंपेन्स का नाम भी है। अगर आपसे कोई पूछता है कि डेट फॉर नेचर कैंपेन, नेचर स्वैप कैंपेन किसने लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर ने किया है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। तो ये एक और फैक्ट हमको मिल गया। तो ये सारे फैक्ट्स जो बैकग्राउंड इन्फो क्लियर करते हैं और कुछ चीज़ें जो इन्होंने की है उनके बारे में बताते हैं। तो क्या है, यहीं से अपने को क्वेश्चन मिलेंगे। अपने को क्वेश्चन न्यूज़ से ज़्यादा उसके बैकग्राउंड से मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। नाउ डिकोडिंग वांगाचियाज एंशिएंट आर्ट ऑफ होल्डिंग वाटर इन मिजोरम। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है जो कि आज संडे स्टोरी में आया था बेसिकली, तो इसको देख लेते हैं। नाउ अभी क्या है, रिसेंटली एक सिविलाइजेशन टाइप की खोजी गई थी इन मिजोरम, ओके, दैट टर्न्ड रॉक्स इनटू हिडन रिजर्वायर। तो वहाँ पे जो मिजोरम में स्पेशलिटी थी लोगों की, उन्होंने क्या किया कि जो रॉक्स थे उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया इनटू अ होल्डिंग रिजर्वायर, हिडन रिजर्वायर फॉर वाटर होल्डिंग, वाटर प्रिजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन। तो जब भी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वाटर शेड मैनेजमेंट या वाटर कंजर्वेशन के रिगार्डिंग जब आपको क्वेश्चन आए, तो जो अपन इसमें लिखते हैं ना, ये बंद बनाए जाते हैं, कुल बनाए जाते हैं और बैम्बूज के थ्रू भी वाटर कंजर्वेशन करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग करते हैं। उसमें एक नया आप ऐड कर लेना, ये वांगाचिया का जो सिस्टम था, वांगाचियास का जो सिस्टम था मिजोरम में, जिसमें उन्होंने रॉक्स को कन्वर्ट कर दिया इनटू रिजर्वायर। ये बहुत प्यारी केस स्टडी है, इसको जरूर याद रखिए, इसको दिमाग में रखिए और इसका एग्जाम्पल जरूर आप कोट करेगा, आपको नंबर मिलेंगे। तो जनवरी 2016 में बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता ना, फैक्ट्स 1861 में बना था। जो कनिंघम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम उसके पहले डायरेक्टर थे, उन्होंने इसको फाउंड किया था। 1861 ईयर याद रखिएगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम भी याद रखिएगा, ओके। इन्होंने क्या अनाउंस किया, दैट दे हैव डिस्कवर्ड अ लिविंग हिस्ट्री म्यूजियम एट वांगाचिया। लिविंग हिस्ट्री म्यूजियम याद रखिएगा, लिविंग हिस्ट्री म्यूजियम अगर आपसे कोई पूछता है कहां पर है, तो वांगाचिया विच इज अ विलेज इन मिजोरम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूं मैं आपको। वांगाचिया में लिविंग हिस्ट्री म्यूजियम मिजोरम में है, वांगाचिया जगह। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2016 में पता किया था, ओके। ये वहां पे मोस्ट फैसिनेटिंग जो था वो था आप वहां का वाटर पवेलियन। जो मोस्ट फेमस थिंग वाज द वाटर पवेलियन एंड स्ट्रेटेजिकली ड्रिल्ड होल्स। तो क्या किया उन्होंने, रॉक्स के बीच में होल्स को ड्रिल किया था एंड between 1 feet and meter across spread over several sandstone slopes। तो स्लोप्स के थ्रू उन्होंने जब क्या किया, स्लोप्स का यूज करके वाटर को एक तरफ नीचे चलाए, फिर वहां पे होल्स करके स्ट्रेटेजिकली होल्स को ड्रिल करके उन्होंने वाटर को कंजर्व किया। बेसिकली वांगाचिया विलेज इन मिजोरम कहाँ पे है, मिजोरम में है, वांगाचिया नाम की जगह है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको एग्जाम्पल लिखना है, लिविंग हिस्ट्री म्यूजियम का आपको एग्जाम्पल देना है। तो ये सारी चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि रिमार्केबल है, ओके। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, दिमाग में रखनी है। नाउ यू कैन मूव टू द नेक्स्ट पेज, आगे के पेज मूव करते हैं। फॉल्स पॉइंट, अ ट्रू फ्रेंड ऑफ सेलर्स ऑफ द बे। नाउ फॉल्स पॉइंट बेसिकली क्या है मैं बता देता हूं। इट इज इंडियाज ओल्डेस्ट लाइट हाउस लोकेटेड इन केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। अगर कोई आपसे पूछे कि फॉल्स पॉइंट क्या है, तो इट इज इंडियाज ओल्डेस्ट लाइट हाउस विच इज लोकेटेड इन केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। कहां पे है, उड़ीसा में है। नाउ इट वाज नेम्ड सो, क्यों इसको फॉल्स पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर्स के टाइम पे क्या होता था, पीपल यूज टू कंफ्यूज इट विद द हुगली रिवर माउथ। बेसिकली क्या है कि ये महानदी के पास का वो था
और लोग इसको कंफ्यूज करते थे विद द हुगली रिवर माउथ। तो इस कंफ्यूजन के कारण बस याद रखिएगा कि कंफ्यूजन होता था जिसमें लोग महानदी और हुगली के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते थे इस पॉइंट पे, इसीलिए इसको फॉल्स पॉइंट बोला जाता है, क्योंकि फॉल्स वो गलत है ना, फॉल्स है ना गलत, तो लोगों को गलत गैसिंग हो जाती थी, उनको जगह एग्जैक्टली क्लियर नहीं रहती थी। एंड दिस लाइट हाउस वॉज कमीशनड इन मार्च 1838। कब इसको कमीशन किया गया था? मार्च 1838 में कमीशन किया गया था। इट इज इंडियाज ओल्डेस्ट लाइट हाउस लोकेटेड इन द केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। फॉल्स पॉइंट कहां पे लोकेटेड है? केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में लोकेटेड है, इंडिया का ओल्डेस्ट लाइट हाउस है। क्यों इसका नाम फॉल्स पॉइंट है? क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज होते थे। तो यहां पे लिखा भी है, मैं आपको और दिखा दूंगा, 1838 में इसको कमीशन किया गया था। ओके, यहां आपको दिख रहा होगा। ओके, ये देखो, द ओल्डेस्ट फंक्शनल लाइट हाउस इन इंडिया, फॉल्स पॉइंट हैज रिमेन्ड अ फेमिलियर सिंबल फॉर द सीफेयरर्स हु वुड नो इट्स लोकेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर फ्रॉम द फ्लैशिंग ऑफ 2 व्हाइट लाइट्स एवरी 20 सेकंड्स। ओके, तो याद रखिएगा हर 20 सेकंड में 40 किलोमीटर दूर की 2 डिस्टेंस पे जो लाइट्स हैं वो फ्लैश करती हैं, वहां से लोगों को अपना डिस्टेंस, अपनी लोकेशन पता चलती है। यही यूज है लाइट हाउस का। इंडिया का ओल्डेस्ट फंक्शनल लाइट हाउस है, 1838 में कमीशन हुआ था, आपका केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है ये। ओके, ये याद रखिएगा ना। यहां पे देखो फिर से पॉइंट लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द लेजेंड्स देयर वर अनकैनी सिमिलैरिटीज बिटवीन द माउथ्स ऑफ रिवर हुगली इन वेस्ट बंगाल एंड द महानदी इन उड़ीसा। जो कि मैंने बताया ना कि महानदी और इसके बीच में कंफ्यूज आते थे, तो महानदी को लोग हुगली समझ लेते थे, इसीलिए फॉल्स पॉइंट कहलाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। आई होप अब आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा क्लैरिटी भी आई होगी, तो ये याद रखिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम। यहाँ पे वेनेजुएला क्राइसिस के बारे में, तो फिर से मैं आपको एक बार वेनेजुएलन क्राइसिस के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली जो फर्स्ट रीजन है वेनेजुएलन क्राइसिस का, वो सबसे पहले जो वहाँ पे सोशलिस्टिक पॉलिसीज स्टार्ट की गई। देखो, सोशलिस्टिक पॉलिसीज का मतलब क्या होता है? जैसे कि लोगों को लोन दिया, बोला कि लोन वेवर है, लोगों को बोला कि आपको फ्री जॉब मिलेगी, लोगों को बोला कि आपको हम फ्री पैसा ट्रांसफर करेंगे। तो ये तो सोशलिस्टिक कुछ पॉलिसीज जो कि अपनाई गई, और वेनेजुएला में ये बहुत ह्यूगो चैवेज के ज़माने से शुरू हुई थी, और उस कारण से बहुत ज़्यादा खर्चा, बहुत ज़्यादा एक्सचेकर का मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन जो था वो गवर्नमेंट पे आने लगा, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लोन लिया। अब दूसरा जो रीज़न था क्राइसिस का, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, कोई पॉइंट्स नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं सारे पॉइंट बता दूंगा। दूसरा जो रीज़न था मेजर ये था कि द इकोनॉमी ऑफ वेनेजुएला इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ऑयल। उनकी जो पूरी जो इकोनॉमी है वो ऑयल डिपेंडेंट है। 2013 के बाद क्या हुआ? बेसिकली ऑयल प्राइसेस स्टार्टेड शैमलिंग डाउन। ओके, वो कम होने लगे। ऑयल प्राइसेस जब कम हुए तो वेनेजुएला के ऊपर बहुत ज़्यादा भार बढ़ गया, क्योंकि उनकी इकोनॉमी उसी पर डिपेंडेंट थी। फिर उन्होंने क्रिप्टो करेंसी किया, वो भी ऑयल पर डिपेंडेंट थी, पेट्रो के ऊपर थी। तो ये सारी चीज़ें हुई जो कि बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचा, उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। तो इस कारण से जो वहाँ पे इन्फ्लेशन था वो हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो गया। 90% ऑफ द वेनेजुएलन पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं सारे लिखते रहिए कि 90% ऑफ द वेनेजुएलन पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। सोच लो। फिर और क्या हुआ कि जो जब मदुरो आए, द मदुरो की जब गवर्नमेंट आई, तो उस टाइम पे और ज़्यादा हुआ, क्योंकि उस समय ऑयल प्रोडक्शन डिक्रीज कर गया, ऑयल प्राइसेस और घट गए, क्योंकि शेल प्रोडक्शन, फिर यूएसए, रशिया सब ने अपने ऑयल के भंडार खोल दिए। ईरान पे बीच में सैंक्शंस हट गए थे, तो वो भी आ गए थे मार्केट में। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा जो क्राइसिस है वो बढ़ गई है। और अभी वही है कि जो ग्याडो हैं वो उन्होंने खुद को प्रेसिडेंट बना दिया, और बहुत सारे जो यूरोपियन नेशंस हैं प्लस यूएसए जो है वो ग्याडो को ही रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। दे आर पिचिंग फॉर ग्याडो, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो डोनाल्ड ट्रंप का नॉर्थ कोरिया के साथ मीट होने वाला है, उसके ऊपर अभी न्यूज़ तो देखो आई नहीं है कुछ, तो अभी अपन उसको नहीं करेंगे डिस्कस। नाउ mistreated, persecuted and forced to flee. Now this news item is basically on the Rohingyas. Rohingyas के ऊपर ये न्यूज आइटम है। They are the persecuted minorities from the Rakhine province of Myanmar. अगर आपसे कोई पूछे कि रोहिंग्यास कौन है, they are the persecuted minorities from the Rakhine province of Myanmar. म्यांमार के रखाइन प्रोविंस की persecuted minority हैं ये, and due to their persecution many of them have fled to Bangladesh and are living in the Cox's Bazar area. तो कॉक्स बाजार एरिया जो है आपका वो बांग्लादेश में है, और ये जो रोहिंग्यास थे ये रखाइन स्टेट से जब इनका माइग्रेशन शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे वो रिलीजन, देखो बुद्धिस्ट वहाँ का डोमिनेंट रिलीजन था, और यहाँ की ये मुस्लिम थे, एथनिक मुस्लिम्स हैं ये लोग, तो वहाँ पे बहुत सारा इनका परसिक्यूशन शुरू हुआ, तो यहाँ से वो भागे, कॉक्स बाजार एरिया में आए बांग्लादेश के। ओके, एंजेलिना जोली इज द यूएनएचसीआर स्पेशल एनवॉय। ये भी एक फैक्ट है इस न्यूज आइटम में कि एंजेलिना जोली इज द यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, उसकी स्पेशल एनवॉय है। यूएनएचसीआर के बारे में देख लेते हैं। इट्स हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज इज अ यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम
विद अ मैंडेट टू प्रोटेक्ट रिफ्यूजीज, फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज एंड स्टेटलेस पीपल। ऐसे लोग जो कि फोर्सिबली डिस्प्लेस किए गए हैं, यानी कि फोर्सफुली जिनको भगाया गया है, जो रिफ्यूजीज हैं, या फिर जो स्टेटलेस पीपल है। स्टेटलेस सिटीजन मतलब जिनको कोई कंट्री अपना नहीं रही है, मतलब जो ना इंडिया के हैं, ना बांग्लादेश के हैं, ना किसी 194 कंट्रीज में कोई इनको अपना नहीं रही है, उन कंट्रीज को स्टेटलेस सिटीजन बोला जाता है। तो ऐसे लोगों का जिनका कोई नहीं होता उनका यूएनएचसीआर होता है। उनका खुदा है, चलो खुदा यूएनएचसीआर के फॉर्म में, ओके। उनका जो भगवान है वो यूएनएचसीआर के फॉर्म में, ओके। तो यूएनएचसीआर होता है उनका। तो ये वॉज क्रिएटेड इन 1950, 1950 में क्रिएट की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। एंड इट्स अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये पार्ट है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का। देखो कितने सारे फैक्ट अपने को मिल गए। हेडक्वार्टर मिल गया ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। कब बना था? 1950 में बना था। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है, ये भी फैक्ट अपने को मिल गया। एक अलग से मैं बता देता हूँ आपको इसके साथ फैक्ट कि जो आपका कन्वेंशन है, रिफ्यूजीज कन्वेंशन है, वो 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन है। उसमें नॉन रिफॉल्वमेंट का प्रिंसिपल होता है कि आप भगा नहीं सकते किसी को मना नहीं कर सकते अपने यहाँ रखने से, ऐसे लोगों को जो रिफ्यूजीज हैं, जो स्टेटलेस पीपल हैं। और जो कंट्री सिग्नेटरी नहीं है उनको भी नहीं भगाना है। तो ये भी एक अदर फैक्ट है जो कि बताना इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए, ओके। नाउ अमेरिकन क्वेस्ट फॉर कैपिटल्स, क्वेस्ट फॉर स्टेटहुड। बेसिकली यहाँ पे अलग स्टेट की डिमांड हो रही है जो कि वाशिंगटन डीसी में हो रही है। तो याद रखिएगा बस कि वाशिंगटन डीसी ने खुद की डिमांड की है कि अलग से उनको स्टेटहुड चाहिए, ओके। नाउ सेबी एक्सचेंजेस स्टेप अप विजिल ऑन स्टॉक्स दैट आर वोलाटाइल। अब ऐसे स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है उनके ऊपर काफ़ी नज़र बना के रखी है सेबी ने, ओके। तो क्या क्या ऐसे स्टॉक्स हैं, कौन स्टॉक्स वोलाटाइल कहलाते हैं, उनको बता देता हूं। ऐसे स्टॉक जिनमें 10% का चेंज हो जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बता रहा हूं आपको। वोलाटाइल स्टॉक्स की डेफिनेशन अगर आपको बतानी है कि सेबी ने कैसे स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखी है, तो ऐसे स्टॉक्स जिनके प्राइजेस में 10% का डिफरेंस आ जाए, 10% डिफरेंस आ जाए, या तो बढ़ जाए या तो घट जाए, और मोर ऑन इंट्राडे मूवमेंट ऑन 10 और मोर ओकेजन्स इन द लास्ट 6 मंथ। पिछले 6 महीने में 10 से ज्यादा बार अगर 10% का चेंज हुआ है इंट्राडे, मतलब एक दिन के अंदर 10% का चेंज हुआ है इन द लास्ट 6 मंथ फॉर, मतलब 10 बार से ज्यादा अगर ऐसा हुआ है, तो ऐसे स्टॉक्स जो कहलाते हैं वो आपके वोलेटाइल स्टॉक्स कहलाते हैं, ओके। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो द स्टॉक्स दैट सी 25% और मोर इंट्राडे मूवमेंट और ऑन वन और मोर ओकेजन इन द लास्ट 1 मंथ वुड बी मूव्ड टू फिजिकल सेटलमेंट मैकेनिज्म। याद रखिएगा ऑनलाइन ट्रेडिंग बंद कर दी जाएगी, उसकी ऑनलाइन उसका कुछ नहीं हो पाएगा। अगर मान लो देखो 10% वाला समझ में आया ना, पिछले 6 महीनों में 10 बार से ज्यादा अगर 10% का चेंज हुआ तो वो आपका वोलेटाइल कहलाएगा और उसको फिजिकल कैटेगरी में ला देंगे। लेकिन अगर 25% का डिफरेंस आ गया, वो एक ही मंथ के लिए और एक बार ही आना है। अगर एक बार में ही 25% का डिफरेंस आ गया तो उसको अपन फिजिकल सेटलमेंट मैकेनिज्म में रख देंगे, मतलब कि उसको ऑनलाइन से हटा दिया जाएगा, ऑनलाइन उसकी ट्रेडिंग फिर रिमूव कर दी जाएगी। तो इसके ऊपर सेबी ने काफी नजर रखी है, ताकि जो बड़े बड़े स्कैम होते हैं ना, ऐसे बहुत सारे स्कैम ऐसे ही किए जाते हैं कि सारे लो प्राइसेस के शेयर खरीद लो, फिर जब कुछ ना बचे, जब बिल्कुल सप्लाई जीरो हो जाए तो उनको फिर हाई प्राइसेस में बेच दो। तो इस तरह की चीजें की जाती हैं। सेबी के बारे में बता दो, सेबी वॉज बेसिकली कंस्टिट्यूटेड ऑन 12 अप्रैल 1988। पहले जो सेबी बना था वो 1988 में बना था, एंड दैट टाइम इट वॉज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो 1988 में जब सेबी बना तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी था अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री। लेकिन 4 साल बाद यानी कि 4 अप्रैल 1992 में एक नोटिफिकेशन है जिसके बाद इसको स्टैट्यूटरी पावर दे दी गई। क्यों? क्योंकि उस समय ये एक्ट के अंदर आ गया था और वो एक्ट था सेबी एक्ट, ओके। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 अब एक्ट के अंदर आ गया तो स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाएगी। तो पहले एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर 1988 में, लेकिन 1992 में ये क्या बन गई, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। जो सिक्योरिटीज से रिलेटेड डिसीजंस हैं वो यही लेते हैं। दे आर बेसिकली अ क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल एंड क्वासी एग्जीक्यूटिव बॉडी, ओके। तो याद रखिएगा क्वासी जुडिशियल, क्वासी एग्जीक्यूटिव, क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी है, एंड इट कैन ड्राफ्ट रेगुलेशंस, कंडक्ट इंक्वायरीज एंड पास रूलिंग्स एंड कैन ऑल्सो इम्पोज पेनाल्टीज। तो इम्पोज पेनाल्टीज का भी काम ये कर सकती है। क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है ना, तो पेनाल्टीज भी ये लगा सकती है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो कि सेबी के रिगार्डिंग है। ज़्यादा न्यूज़ आइटम है, लेकिन डरना नहीं अपने को। जब मैं नहीं डरा तो आपको पढ़ के तो बिल्कुल नहीं डरना, ओके। तो अगर मैं बनाने में नहीं डर रहा हूँ, मैं 3-4 बजे से उठ के मैंने अगर दोनों पेपर पढ़ लिए हैं, तो आप सुन तो सकते ही हो एटलीस्ट, ओके। ये न्यूज़ आपको पता होगी, जो अभी नई स्कीम आई है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम, जिसमें 3,000 रुपये का मंथली पेंशन दिया जाएगा आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। ये 15 फरवरी से शुरू होने वाली है, याद रखिएगा। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जिनकी मंथली इनकम 15,000 से कम है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिनकी इनकम 15,000 रुपीज से कम है, इनकम हैविंग लेस देन 15,000 मंथली इनकम, उन लोगों के लिए है प्रधानमंत्री
श्रम योगी मानधन स्कीम 3000 रुपीज़ की इसमें आपको पेंशन दी जाएगी। बेसिकली ये फैक्ट है, याद रखिएगा। नाउ जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे, सपोज समवन इज ज्वाइनिंग द स्कीम एट 29 ईयर्स ऑफ एज, तो उसको 55 रुपीज़, उसको 18 ईयर्स में कोई ज्वाइन करा तो उसको केवल 55 रुपये देना पड़ेगा। देखो ये इसका क्रिटिसिज्म भी हो सकता है क्योंकि आपको इसमें कंट्रीब्यूशन करना है। समवन ज्वाइनिंग द स्कीम एट 18 ईयर्स ही हैज़ टू गिव 55 रुपीज़, समवन ज्वाइनिंग द स्कीम एट 29 ईयर्स ही हैज़ टू गिव 100 रुपीज़, एंड समवन ज्वाइनिंग द स्कीम एट 44 ईयर्स और मोर 40 ईयर्स और मोर देन ही हैज टू गिव 200 रुपीज। तो 40 साल के बाद अगर आप कर रहे हैं तो 200 रुपए देना है, अगर आप 29 साल के बाद करें तो आपको 100 रुपए देना है, और अगर आप 18 साल के बाद ज्वाइन करें तो आपको 55 रुपए कंट्रीब्यूशन करना है। याद रखिएगा ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर या इनफॉर्मल सेक्टर में भी केवल उनके लिए हैं जो किसी और स्कीम में कवर्ड नहीं है। मतलब दोज who are covered under नेशनल पेंशन स्कीम और एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्कीम और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम, उन लोगों के लिए स्कीम नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम उनके लिए नहीं है जो एनपीएस या ईएसआईसी या फिर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट ईपीएफओ स्कीम के अंदर है। तो याद रखिएगा इनके लिए ये स्कीम नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ओके, now workers whose incomes assesses are also not eligible to join the scheme, मतलब ऐसे लोग जिनकी इनकम टैक्स हैं, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, वो लोग भी इसके अंदर नहीं इन्वॉल्व रहेंगे। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, उनकी इनकम तो ज़्यादा होगी, ये केवल 15,000 से कम वालों के लिए है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाउ ये आपका Johnson & Johnson has became the first drug maker to add prices to television ads। अगर आपसे कोई पूछता है कि who is the first drug maker to add prices to the television ads, तो Johnson & Johnson is the first drug maker to have added prices to the television ads। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, नाउ तो खत्म हो गया भाई, है ना। तो मुझे भी नहीं पता रहता है कितने न्यूज़ आइटम है, बस चलती जा रही है। तो लास्ट पेज में न्यूज़ आइटम है। तो कथकली डांस, पहले तो आपको पता होना चाहिए किस स्टेट का है। कथकली डांस आपका केरला का है, इसके साथ मोहिनीअट्टम भी आपका केरला का है। कथक आपका उत्तर प्रदेश रीजन में है। तो कथक और कथकली में डिफरेंस याद रखिएगा। कथक आपका यूपी साइड में आता है, नॉर्दर्न साइड में, और कथकली आपका साउथ इंडिया केरला का है। ओके, मोहिनीअट्टम आपका केरला का है, याद रखना। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। इसके अलावा कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, इफ आई एम नॉट मिसिंग इट। देन आपका मणिपुर साइड के भी 2 डांस है ना। मणिपुर और ये आपका आसाम वाला जो डांस है उसका नाम बता, सत्तरिया डांस है ना, सत्तरिया डांस, वो भी याद रखेगा। तो ये सब आपके कुछ जो रिकॉग्नाइज हैं एज द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और साइंटिस्ट परफॉर्म फर्स्ट इन बॉडी जीन एडिटिंग। तो फर्स्ट इन बॉडी जीन एडिटिंग जो हुई है वो एक ब्रायन मेडिक्स नाम के आदमी की हुई है, ब्रायन मेड्यूक्स, और ये कैलिफोर्निया में की गई है, ब्रायन मेड्यूक्स की। एंड जीन एडिटिंग मतलब डीएनए को अल्टर किया जाता है, डीएनए को चेंज किया जाता है, और चेंज करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे CRISPR-Cas9 भी याद हो अगर आपको टेक्निक यूज की जाती थी, CRISPR-Cas9। यहाँ पे जो टेक्निक यूज होती है बेसिकली वो जिंक फिंगर की टेक्निक है, इसका नाम याद रखिएगा, इट्स अ जिंक फिंगर टेक्निक। एडिटिंग टूल जो यूज हुआ है वो है जिंक फिंगर। तो ये क्या करता है, इट इज जिंक फिंगर न्यूक्लियस टू इंसर्ट इट इनटू द डीएनए। तो डीएनए में यूज करने के लिए जिंक फिंगर्स का यूज किया गया है। जिंक फिंगर आपको पूछे क्या है, तो जिंक फिंगर बेसिकली एक टेक्निक है जो कि जीन एडिटिंग की टेक्निक है, याद रखिएगा, जीन एडिटिंग टेक्निक है जिंक फिंगर टेक्निक। तो ये याद रखिएगा, ब्रायन मेड्यूक्स नाम याद रखिएगा, एंड ही इज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू ट्राई इट, ये भी याद रखिएगा। दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और उनका जो बेसिकली चल रहा था वो हंटर या फिर हर्लर सिंड्रोम की बात चल रही थी, हंटर या फिर हर्लर सिंड्रोम की बात चल रही थी, विच इज कॉज्ड बाय अ मिसिंग जीन दैट मेक्स एन एंजाइम टू ब्रेक डाउन सर्टेन शुगर कंपाउंड्स। ओके, अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, शुगर्स बिल्ड अप एंड डैमेज द ऑर्गन्स। बेसिकली हर्लर सिंड्रोम या फिर हंटर सिंड्रोम क्या होता है, यहाँ पे एक जीन मिस करता आता है दैट मेक्स एन एंजाइम टू ब्रेक द शुगर कंपाउंड। शुगर कंपाउंड्स को ब्रेक करने वाला वही मिस हो जाता है। तो शुगर कंपाउंड्स ब्रेक नहीं होते, अगर ब्रेक नहीं होंगे तो हर्लर सिंड्रोम या हंटर सिंड्रोम के अंदर क्या होगा, बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा शुगर आपका, और वो फिर आपके बाकी ऑर्गन्स को डैमेज कर देगा। तो याद रखेगा, ब्रायन मेड्यूक्स हंटर या हर्लर सिंड्रोम, ये नाम भी याद रखेगा। जीन एडिटिंग टेक्निक जिंक फिंगर का नाम याद रखेगा। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.